विधानसभा चुनाव 2027 की आगाज़ हो चुका है। किस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रहा है और नेता भी छोटे छोटे कहीं भी अगर कोई मिल जाते हैं तो वो फेसबुकिया नेता हो गए अखिलेश जी। एक ट्वीट करके अपने दायित्व की श्री समझते हैं, क्योंकि मैदान में उतरने की उनकी दम नहीं। आपने देखा होगा भाजपा अभी नारी शक्ति विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसके बाद आज सपा उसका विरोध कर रही है और कह रही कि हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। 2023 में ये पास हुआ था, 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं? इनके मुंह पर दही जम जाएगा, टेप चिपक जाएगा, लेकिन आप बुलवा नहीं सकते किसी सपा नेता से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी सपा नेता को। अखिलेश यादव अपने चैनल के लोग जो लखनऊ हों, अखिलेश को कहिए जो दिल्ली में हो राहुल गांधी से, कि मोदी जी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी। इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी नाउ चैनल पर। सर, विधानसभा चुनाव 2027 की आगाज़ हो चुका है। किस तरह से बीजेपी तैयारियां कर रहा है और बीजेपी की क्या नई स्ट्रेटजी है? धन्यवाद शुभम जी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है, हम दूसरे चुनाव के लिए लग जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन किसी न किसी अभियान के तहत सक्रिय रहती है। हम लगातार, हमारा संगठन का ढांचा है। अभी पिछले वर्ष हमने संगठन पर्व के तहत सदस्यता अभियान कराया और सभी बूथों पर सदस्यता कराने के बाद पूरी चुनाव प्रक्रिया, बूथ कमेटी, मंडल कमेटी, जिला और प्रदेश क्षेत्र का निर्वाचन संपन्न किया है। हमारी नई जिला कमेटियां, ये हमारी चुनाव तैयारी का हिस्सा ही है। सभी जिला कमेटियां बन गई, मंडल कमेटियां बन गई, हमारी बूथ कमेटियां बन गई। उनका हम सत्यापन करके इसी 10 मई तक पूरा चुनावी मोड में जो भी बूथ स्तर पर चुनाव जो भी लड़ा जाता है वो बूथ पर लड़ा जाता है। हम उसका सत्यापन करके, और जैसी हमारे नेतृत्व की कार्य योजना बन रही है, जल्दी आप देखेंगे कि हम लोग चुनावी मोड पे उस तरह से आ चुके होंगे। अभी हमारी नई जिला कमेटियों की 1 मई से 5 मई के बीच बैठक है। हम कार्यकर्ताओं का भी मंडल स्तर पर प्रशिक्षण संपन्न किए हैं और जल्दी हम इसी महीने के आखिरी तक प्रदेश के सभी जिलों में प्रशिक्षण भी करेंगे, जिसमें हम अपनी विचारधारा के प्रति कार्यकर्ताओं को कैसे वो वैचारिक रूप से परिपक्व होकर काम करें कि हम किस विचार के लिए काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं। हमारी जो रीति नीति है उसकी समझ में, जो हमारी पंचनिष्ठा है उसको समझकर, और चुनाव प्रबंधन का, बूथ प्रबंधन भी हम उस कार्य योजना में समझाएंगे। सरकार की, क्योंकि हम केंद्र और प्रदेश में सत्ता में है, तो जब सत्तारूढ़ दल चुनाव मैदान में जाता है तो वो अपने उपलब्धियों के सहारे जाता है। विपक्ष जाएगा तो वो हमारी आलोचना करके जाएगा। और हमने इतने शानदार काम मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में किया है कि आप देख रहे होंगे 14, 17, 19, 22, 24 और बीच में चाहे नगरीय चुनाव चाहे पंचायत चुनाव हो, लगातार हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी तीसरी बार हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। योगी जी दूसरी बार आए थे, अब तीसरी बार भी हैट्रिक भी योगी जी मारेंगे। तो ये, और कार्यकर्ता हमारा नीचे, हम जमीनी तैयारी करेंगे, उसके तहत हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं। विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया गया, जिसके बाद आज सपा उसका विरोध कर रही है और कह रही कि हम तो महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। 2023 में ये पास हुआ था, 33% आरक्षण महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। जब अगर आरक्षण देना होगा तो सीटों का परसीमन करना पड़ेगा। बिना परसीमन के कोई कैसे सीट दे देंगे? और कांग्रेस ने भी, महिला नहीं, वैसे भी जब भी परसीमन हुआ है, इससे पहले भी कई बार परसीमन हुआ है लोकसभा का, विधानसभाओं का, तो ये हमेशा करें, परसीमन होता रहा है और परसीमन आयोग बनता है, जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े हैं, तो ये कैसे 29 तक दिया जाए
उसके लिए प्रस्ताव पारित करना था। और कौन सी सीटें कि किसी राज्य का हक ना मारा जाए। पहले इन्होंने उत्तर दक्षिण का भड़काया, कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। जब एवरेज कह दिया कि जितने हैं उसके 33% सीटें बढ़ जाएंगी, अगर 100 हैं तो तीसरा हिस्सा जो महिलाओं को मिलना है 50 सीटें वहाँ बढ़ जाएंगी। 80 हैं उत्तर प्रदेश में सीटें तो 120 हो जाएंगी। जिस राज्य में जिस रेशियो में लोकसभा विधानसभा है उसी रेशियो में बढ़ना है, तो किसी राज्य का दिक्कत नहीं है। और ये बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ परसीमन करना पड़ेगा, तभी उनको दिया जा सकता है। ये सिर्फ नौटंकी करें, अगर देने का प्रोसेस नहीं पूरी की जाएगी, उसी में अड़ंगा लगा दिया, सीट नहीं आरक्षित है तो मिलेंगी कैसे। मोदी जी तो यही लाए थे ना कि अब आरक्षण उनको देना है, तो उसके लिए कोई नियम बनाने पड़ेंगे ना। और उसी को आपने गिराकर जो जश्न मनाया है, पूरे देश की महिलाओं ने इनका महिला विरोधी चेहरा देखा है। और मुझे लगता है कि जिन जिन सांसदों ने इंडी गठबंधन के इसमें भागीदारी किया है, इस बिल को गिराने में, महिलाएं उन सब सांसदों को आधी आबादी उनका विरोध करेगी। और ये सारे सीट जो मुझे नहीं लगता है कि ये महिला आक्रोश के सामने कोई भी टिक पाएंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी अपनी सीट बचा लें तो ये बड़ी मुश्किल काम होगा उनके लिए। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो 2023 का बिल था वो तो जब महिला आरक्षण में पास हो चुका था, उसके बाद ये बिल क्यों लाया गया। हम लोग तो महिला के पक्ष में है, भाजपा महिला विरोधी होती जा रही है। कैसे भाजपा क्या लाई थी कि महिलाओं को जब बता रहे हैं ना कि उन्होंने डर के कारण से, लेकिन फिर देखा कि वास्तव में पास हो ही जाएगा, अगर आरक्षण लागू हो जाएगा, तो उन्होंने फिर बीच में खींच लिया। पहले भी ये विरोध के बिल की प्रतियां फाड़ते रहे, शुरू से रहे। और इस बार जब फिर बिल आया कि नहीं परसीमन करके और 33% सीटें बढ़ा दी जाए लोकसभा में, बिना सीटें बढ़ाए कैसे होगा आरक्षण। महिलाओं की संख्या कैसे है, देश में आबादी बढ़ी है, लोकसभा का जनसंख्या का अनुपात भी आना है, शहरी सीटें कुछ बड़ी हो गई होंगी, तो ये एक व्यवस्था करना था। इसमें किसी को नहीं, अगर आप वो सहमत थे तो इसको भी उन्हें पास कराना चाहिए था। लेकिन ये किंतु परंतु ये लगाकर जो महिला आरक्षण विरोध को इन्होंने पारित होने से रोका है। एक एक महिला ने देखा है कि उनके पक्ष में कौन था, विपक्ष में कौन था, और हम इसी मुद्दे पर चाहेंगे। उन्होंने जो कहा है उसी मुद्दे पर अड़े रहें वो, और हम महिलाओं के पक्ष में हैं, वो विरोध करते रहें, हम समर्थन करते रहेंगे और अगले चुनाव में इन सबको सबक सीखें। आज विशेष सत्र चल रहा है जिसपे योगी जी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, जिसके बाद सारे के सपा के सांसद, सपा के विधायक सारे संसद विधायन सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के हम लोग पक्ष में है, तो आप 33% दीजिए। पर सीमन कह रहे हैं बाद में लाइए, लेकिन पहले जातीय जनगणना करिए। देखिए, जनगणना लोकसभा चुनाव के पहले जाड़ सोरेस के जो एजेंडा था उसको इंडी गठबंधन राहुल गांधी सहित सारे दलों ने 2-3 विषय लेकर आए कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी। भाजपा तो थी ही, कोई आना क्या था, 2 बार से थे, तीसरी बार आना था। उन्होंने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी ही हैं जो संविधान का भी पालन कर रहे हैं। संविधान दिवस किसने मनाया, बाबा साहब की प्रतिमा किसने लगवाई, बाबा साहब के पंचतीर्थ किसने बनवाए, ये सारी चीज़ें बाबा साहब कर रहे हैं। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। संविधान को बंधक तो इंदिरा गांधी ने बनाया था, सिर्फ अपने को बचाए रखने के लिए। तो ये संविधान के भी पक्षधर नहीं है। एक लाल किताब लेकर राहुल गांधी जो नीली जीन्स की दाईं पॉकेट में डालकर घूमते हैं, ये साफ संदेश है कि उनके लिए संविधान जेब में है उनकी। मोदी जी को आपने देखा होगा कि संविधान की पुस्तक अगर पुरानी संसद से नई में गए तो सिर पर रख कर गए। भाजपा संविधान को सिर माथे रखती है और राहुल गांधी अपनी जेब में रखते हैं। दूसरा, उन लोगों ने कहा था हम जाति जनगणना करा के रहेंगे, और मोदी जी ने जब जाति जनगणना घोषित कर दी, सिर्फ उसमें इतना जोड़ दिया इस बार कि मुस्लिमों की भी जाति जनगणना होगी। फिर ना राहुल गांधी ने उसका स्वागत किया, ना अखिलेश यादव ने किया, ना इंडी गठबंधन के किसी भी दल ने स्वागत नहीं किया। नहीं तो जो अगर जारी किया था तो इतना ये जश्न मनाते कि मेरे आग्रह पर हुआ है, उसका श्रेय लूटते। लेकिन आपको समझना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताऊंगा कि देश में आखिरी बार जनगणना 1931-32 में हुई थी,
उसके बाद जब 42 में होना था तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जिन्ना ने सारे मुसलमानों से कह दिया कि कोई मुस्लिम अपनी जाति नहीं बताएगा। उसमें भी जातियां हैं बहुत, खान, सैयद, पठान, और उनमें बहुत फ़िरके हैं। उनमें हज्जाम, सैफ़ी, कुरैशी, ऐसे तमाम जातियां हैं। उनमें भी अगड़े, पिछड़े, अनुसूचित, मुस्लिमों में भी हैं व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि यहीं से सब गए हैं इसलिए सारी चीज़ें वहाँ भी हैं। लेकिन 41 में जब जिन्ना ने मना कर दिया तो किसी मुसलमान ने अपनी धर्म लिख दिया, केवल इस्लाम, और जाति किसी ने नहीं लिखी। और उसके बाद जब 51 में हुआ तो नेहरू ने जिन्ना के उसी पैटर्न को पकड़ लिया कि हिंदुओं की तो जाति जनगणना कराई गई, लेकिन मुसलमानों का केवल मजहब लिखा गया, और इसी को चलाए आ रहे थे। 2011 तक इसी पैटर्न में हुआ है कि मुसलमानों की जाति नहीं लिखी गई, केवल हिंदुओं में। ये सारे दल हिंदुओं में जाति खोजना चाहते हैं और मुसलमानों को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एकजुट देखना चाहते हैं। मोदी जी ने इतना कहा कि वहाँ भी पसमानदा है जो पिछड़े वर्ग के हैं, वहाँ भी हलाल खोर फ़कीर हैं जो अनुसूचित वर्ग के हैं। उनको अपनी मस्जिद में ये लोग जो पिछड़े और सामान्य वर्ग हैं अपनी मस्जिद में नमाज नहीं अदा करने देते, अपने कब्रिस्तान में उनके मुर्दा नहीं दफन करने देते, वहाँ भी बड़े छुआ भेदभाव हैं। तो ये सारी जातियों का, मुसलमान की भी जातियों का जनगणना होगी। इसलिए कोई दल नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव अगर इस बात का स्वागत कर दें कि मोदी जी ने जो हिंदुओं के साथ जनगणना में मुस्लिमों को भी जाति जनगणना में जोड़ा है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इनके मुंह पर दही जम जाएगा, टेप चिपक जाएगा, लेकिन आप बुलवा नहीं सकते किसी सपा नेता से। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी सपा नेता पर। अखिलेश यादव अपने चैनल के लोग जो लखनऊ हों, अखिलेश को कहिए, जो दिल्ली में हो राहुल गांधी से, कि मोदी जी ने जो इस बार जाति जनगणना किया है हिंदुओं के साथ मुसलमानों की भी होगी। उनके 72 फिरके हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, सिया है, सुन्नी हैं, बहावी हैं, इतने उनके आपस में बैठना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि भेदभाव नहीं है, तो केवल हिंदुओं में विभाजन करना, ये जो इनकी नीति थी। इस बार की जनगणना में सभी की जनगणना होगी, और जनगणना के साथ ही जो भारत का नागरिक होगा ये सारे चिन्हित होंगे। अभी SIR में आए हैं, SIR को भी मैंने कहा था सिर्फ इंडियन रहेंगे, उसमें भी इनको घुसपैठियों को बसाना है। जनगणना में सारे घुसपैठिए भी चिन्हित होंगे, इसलिए कतई नहीं ये लोग करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनगणना के मुद्दे पर ये जो बोल रहे हैं केवल दिखावा कर रहे हैं, केवल ये कहेंगे हिंदुओं में जनगणना हो, जाति जनगणना हो। मैं कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम सहित जितने भी संप्रदाय के लोग रहते हैं सब में जातियाँ हैं, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी है। और यहीं से जाने के बाद अगर कोई छेदी लाल है तो मुस्लिम बनते ही सुराक अली हो जाता है, और ईसाई बनेगा तो मिस्टर होल हो जाएगा। बात तो वही रहती है। यहाँ के हिंदू के छेदी लाल अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो वहाँ सुराक अली होते हैं, और इस क्रिश्चियन हो जाएंगे तो मिस्टर होल हो जाएंगे। तो ये सारी जगह व्यवस्थाएं हैं। अगर यहाँ नाई है तो वहाँ बार्बर है, मुसलमानों में हज्जाम है। सब जगह ऐसी जाति बिरादरियाँ हैं। सब चूँकि कारोबार हैं, ये ट्रेड है, और हर वर्ग में है। मैं पाल अगर लिखता हूँ से तो क्रिश्चियन है तो वो सेफर्ड लिखेंगे, कोई यहाँ यादव है तो वहाँ मुस्लिम होगा तो गोसी लिखेगा, यहाँ अगर वो सोनार है तो वहाँ लिखेगा कि वो गोल्ड स्मिथ, लोहार है तो ब्लैक स्मिथ लिखेगा ही। तो सब दुनिया में है जाति व्यवस्था, लेकिन यहाँ उनको राजनीति इसमें वोट खोजना होता है। और मोदी जी ने इस बार सबकी जातियों की बात कर दिया है। मैं दावे के साथ फिर कह रहा हूँ, दुबा कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी से और राहुल गांधी से मोदी जी के इस खाली जाति जनगणना की घोषणा, जिसमें मुस्लिमों की भी जनगणना होगी, इसका स्वागत का अगर एक बयान जारी कर दें तो मैं समझ जाऊं कि वास्तव में जातीय जनगणना चाहते हैं या सिर्फ हिंदुओं में जातियों में वोट खोजने की इनकी केवल एक प्रोपेगेंडा था। जिस तरह से देखा जाए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ ऊंची राजनीति कर रही है, जो कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए कर रही है। इस पर क्या? भैया 47 में देश विभाजन में भाजपा नहीं थी, कौन था? कांग्रेस थी। क्यों देश का विभाजन हुआ?
हिंदू मुस्लिम कराने वाले तब कौन थे? आप बताइए ना। 47 में ना तो जनसंघ था, जनसंघ 51 में बना है। तो ये धर्म के आधार पर हमारा देश विभाजित हो गया। फिर आप लोगों को जम्मू कश्मीर से धर्म के नाम पर भगाया गया। धर्म के नाम पर अभी पहलगाम में लोगों को पूछा गया, जाति पूछकर उनको, धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। तो ये आतंकवादी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा तो है ही है, ये भाजपा करा रही है। इसकी वो निंदा भी नहीं करेंगे, धर्म पूछकर कर रहे हैं। देश का विभाजन करा दिया इन्होंने सेकुलर देश, बाबा साहब के संविधान में हालांकि सेकुलर शब्द नहीं था, इंदिरा ने जोड़ा। अगर देश सेकुलर है तो अल्पसंख्यक आयोग क्यों है, अल्पसंख्यक विभाग क्यों है? हिंदुओं को आप कांग्रेस ने मंदिरों में टैक्स लगा दिया, मस्जिदों में क्यों नहीं लगाया? तो ये जात अखिलेश यादव की थी, वो कहते कब्रिस्तान की बाउंड्री बनेगी लेकिन मंदिर की बात नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं? हम तो सबका कर रहे हैं ना। हमने जितनी योजना, आयुष्मान देखो, क्या सबसे ज़्यादा उनको मिला होगा? अन्न योजना का देखो, आवास का देखो, शौचालय का देखो। भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास कर रही है। जातिवाद की बात तो ये करते हैं, यही तो बोलते हैं ना कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। भाजपा तो नहीं बोली, हम तो कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, सभी समाज के हैं। राहुल गांधी की पार्टी के बोलते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके आज वो चुनाव लड़ते हैं, आरोप हम पर लगाएंगे। तो देश सब देख रहा है और उसी की गति है उनकी कि राहुल गांधी धीरे धीरे अपने हाशिए पर आ जा रहे हैं। आज कांग्रेस की स्थिति एक परजीवी पौधे की तरह है कि वो अपने उसमें दम नहीं है कि अपने खड़े हो सकें, किसी न किसी पौधे का हर राज्य में वो सहारा ले रहे हैं। ये भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी जो लंबे समय तक सत्ता में रही है, उसके कारनामों के कारण से ही। आतंकवाद का क्या था? पूरा कहीं भी देश में आतंकवादी बम फेंक कर चले जाते थे, सिर्फ इसलिए काम न करो कि वो पाकिस्तान को तकलीफ हो जाएगी। यहाँ के मुसलमानों को पाक परस्त बनाने का काम कांग्रेस ने किया और इसलिए कभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त फैसला नहीं किया। चाहे वो कहीं भी बम, चाहे 26/11 करके चले जाए, चाहे किसी होटल में बम, किसी ट्रेन में बम। आप 2014 से पहले देखते थे, कहीं भी जाते थे तो पुलिस की एक सार्वजनिक सूचना हर जगह बजती रहती, भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी संदिग्ध वस्तु को न छुए, बम हो सकता है। ये मोदी जी के आने से पहले था, आप भी गए हो, देखो। तो सुरक्षा का वातावरण, देश के विकास का, आज देश 11वें नंबर से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज दुनिया का अगर ग्लोबल उसमें देखिए, महाशक्तियों में सबका हाल देख रहे हैं। रूस यूक्रेन 3.5 साल से, इजराइल हमास 3.5 साल से अधिक हो गए। अमेरिका भी ईरान के साथ भिड़कर 40 दिन में तौबा कर गए। भारत के पागर पड़ोसी ने दुस्साहस किया पहलगाम, तो भारत ने घुसकर मारा, सारे आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए, सारे उनके एयरवेज ध्वस्त किए। 3.5 दिन में घुटने में आ गया अपने स्वदेशी हथियारों। आज भारत महाशक्ति बनकर उभरा है, ये दुनिया देख रही। हम अपने हथियारों के जरिए समझिए, आज कहने को कोई आज दादागिरी महाशक्ति नहीं है। भारत ने ये जो अपने शत्रु देश को 3.5 दिन में घुटने में लाए, बाकी 3.5 साल 4 साल होने को आ रहे हैं, ना रूस हल कर पाया है। मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में अब जो जियो पॉलिटिकल का भविष्य जो है, उसमें भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। आज अमेरिका का ये हाल है कि वो मुनीर के साथ बैठकर समझौता करने को तैयार है। ये दुर्दिन आ गए उसके, अपने आप को महाशक्ति बनता था। तो ये मोदी जी का करिश्मा है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, विकास कर रहा है। हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, जहाँ विश्व में कोई नहीं पहुँचा, दुनिया का कोई देश, वहाँ पहुँचे हैं हमने। चाहे अस्पताल हों, चाहे कॉलेज हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, रोडवेज हों, एयरवेज हों, रेलवेज हों, सभी तरफ भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है।